हाय फ्रेंड्स, ये PIQ सीरीज़ का पार्ट 4 है और इसमें हम चर्चा करेंगे कि आगे क्वेश्चन जो 2010 से लेके आए हैं अप्रॉक्स 22-25 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हम ये भी रिलेट करेंगे कि कैसे PIQ का इतना इंपॉर्टेंस है। और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, आपने पार्ट अगर 3 तक देख रखा है तो आप ज़रूर समझ पाए होंगे कि इंटरकनेक्शन तो ज़रूर है। आप अगर 1 साल का पेपर करते हैं तो दूसरे साल उसमें 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अगर ऐसे 10-15 साल के PIQ करेंगे तो समझ लीजिए आप 50% क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। और आपका टॉपिक अगर आपने कर रखा है तो एक तरह से आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है भाई? द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ द स्टेट। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, लोकसभा में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं? 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं स्टेट्स में, वो किस बेसिस पे की गई हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे और एरिया ऑफ द स्टेट के बेसिस पे। अब मुझे बताइए, थोड़ा सोचिए इसके ऊपर जरा। यूपी आपको पता है रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश एक अपने आप में कंट्री है, विद इन द कंट्री है, ओके। और दूसरा है आपका स्टेट ले लीजिए, चलिए मैं महाराष्ट्र ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र हटाइए यार, यहाँ पर थोड़ा राजस्थान ले लेते हैं। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखूं तो राजस्थान की साइज बड़ी है, लेकिन ज़्यादा सीटें तो यूपी के पास है। हम बोलते हैं कि जिसके पास यूपी की सरकार है उसके पास सेंटर के पास सेंटर की सरकार भी उसी के पास रहेगी। ये रिलेशन है ना कहीं। और इसलिए आपको पता होगा 2017 में पूरी जी जान लगा दी थी बीजेपी ने यूपी पाने के लिए। 2016 में नोटबंदी कर दी थी उन्होंने यूपी के इलेक्शन से पहले। होपफुली आपको इतनी समझ होगी। तो देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ द स्टेट का लेन देन नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है ओनली। कौन सा है यहाँ पे? ग्राउंड ओनली पॉपुलेशन इज द बेस, नॉट एरिया। अदरवाइज लद्दाख तो काफ़ी बड़ा है भाई, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर कच्छ वाला रीजन है, कच्छ वाला, वो आप देखेंगे कि उतना बड़ा एरिया में लोग ही नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने बना रखी है। रेत है ना वहाँ पे। सेम गोज विद राजस्थान। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है ऑन द पॉपुलेशन, नॉट ऑन द एरिया ऑफ द स्टेट। समझे आप? तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पोज बाय द 42nd अमेंडमेंट। यहाँ पे देखिए 2 अमेंडमेंट की बात की गई है और दोनों अमेंडमेंट यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं? यहाँ पे डील कर रहे हैं ऑन द डिलिमिटेशन से। पहली बार डिलिमिटेशन की बात हम करेंगे आर्टिकल नंबर 82 के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कौन करेगा भैया? पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करेगी और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे? डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेंगे और उनकी ड्यूटी होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिफाइन करना, ओके। एंड इट इज अ वेरी हाई पावर्ड कमिटी। कौन सी कमिटी? हाई पावर्ड कमिटी, जिसका जो चेयरमैन होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज। उसमें एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है स्टेट्स के, जो स्टेट पर्टिकुलर स्टेट का जो हो गया वो होता है इलेक्शन कमिश्नर, ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट। तो ये इस तरह की कमेटी है भाई। ये अपना रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट टेबल करता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उसके ऊपर इंप्लीमेंट करता है, पार्लियामेंट उस रिकमेंडेशन को मानता ही मानता है, पार्लियामेंट उसको क्वेश्चन नहीं करता। और जो रिकमेंडेशन अपना देते हैं वो लोग, जो अपना रिकमेंडेशन देते हैं वो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस लेवल की वो कमेटी है वो, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे बात करते चलिए, तो आपको डिलिमिटेशन कमेटी के बारे में बता दिया और जो जिस तरीके से अपना रिपोर्ट देते हैं उसी के बेसिस पे हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं भाई कि 42nd और 84th अमेंडमेंट क्या बात करते हैं डिलिमिटेशन से। देखिए क्या बोल रहे हैं लोग। 84th अमेंडमेंट एक्ट कहाँ कौन से ईयर में आया था? 2002 में आया था। पहले आपको रिलेट करना चाहता हूं मैं। और 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में। और हमारी कंट्री में कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया है? डिलिमिटेशन एक्ट कितनी बार पास किया गया ये भी जरा पता होना चाहिए आपको। 4 बार। ये अभी लास्ट ईयर PIQ था UPSC प्रीलिम्स का। 1952 सबसे इजी क्वेश्चन मुझे वही लगा। 1962, 1972 और एक था 2002 में। 4 बार डिलिमिटेशन एक्ट पास हुआ है हमारी कंट्री में। वैसे तो आर्टिकल नंबर 81 में लिखा हुआ है, सॉरी 82 में ही लिखा हुआ है वैसे तो, कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन पास बनेगा, एक्ट पास होगा, एक कमीशन बनेगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीडिफाइन की जाएंगी। ये
आर्टिकल नंबर 82 में लिखा है। और इसको पावर किसके मतलब पावर ऑफ अथॉरिटी कौन है यहाँ पे करने के लिए? पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ पास करेगी। लेकिन देखिए यहां तक आप सीक्वेंस देख रहे हैं 52, 62, 72, नीचे जगह है थोड़ा यहाँ पे यूज करना चाहूंगा मैं। हाँ 1952, 62, 72। अब उन्होंने तीन बार लगातार किया, क्योंकि लिखा है ना हर सेंसस के बाद। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे आता है पॉपुलेशन, करेक्ट, पॉपुलेशन वर्ड है ना यहाँ पे ज़रा। तो आप देखेंगे कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा चल रही है? यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा चल रही है। वेरेज केरला, तमिलनाडु, जो सदर्न वाले स्टेट हैं, ये अपना पॉपुलेशन मैनेज कर रहे हैं, ये फैमिली प्लानिंग ला रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। और ऊपर वाले स्टेट अरे बढ़ाओ पॉपुलेशन। तो भाई इनके पास ज़्यादा सीट जाएंगे ना। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि डीलिमिटेशन जो कमीशन था ना, बोला गया कि अब अगला हम 2002 में लाएंगे, ठीक है। और सीटों को हम 2002 तक फ्रीज कर रहे हैं, मतलब 2001 के बाद जो सेंसस होगा उसके बाद हम करेंगे। तो 1976 में इन्होंने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट में क्या किया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीट थी उन्होंने 2002 तक फ्रीज कर दी। मतलब 2001 के बाद सेंसस में देखेंगे वो लोग, ठीक है, फ्रीज कर दी। अब 2002 में एक और सेंसस आता है, 2001 में सेंसस हुआ, वापस से इन्होंने अब एज पर द एक्ट तो उन्होंने करना पड़ा, किया उन लोगों ने, डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया और कॉन्स्टिट्यूंसीज को उन्होंने वापस से रीडिफाइन किया। लेकिन उन्होंने सीट्स नहीं बढ़ाई, 543 सीट्स की 543 सीट्स रह के रखी उन्होंने। इसका मतलब जो 543 सीट्स हम आज देख रहे हैं लोकसभा के अंदर, वो 1976 से चली आ रही है, वो बढ़ी ही नहीं है। इसका मतलब फिर 2000 में क्या किया, 2000 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया बढ़ा दिया, मतलब एरिया मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर दिया इधर उधर, लेकिन उन्होंने सीट्स नहीं बढ़ाई। और उन्होंने क्या बोला कि ये सीट्स जो 543 हैं ये तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक 2026 के बाद अगला सेंसस नहीं होता है। समझे आप? 2026 के बाद अगला सेंसस नहीं होता है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया यहां पे, 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड नहीं किया, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया, इन्होंने फ्रीज को कंटिन्यू किया है, लिफ्ट नहीं किया है। क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में फ्रीज किया गया था कि भाई 2002 तक, 2002 के बाद देखा जाएगा, ठीक है। 2002 में जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा वो आगे चेक करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीडिफाइन करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ाएगा, जो करना है करेगा, ठीक है, या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएगा, जो करना है करेगा, वो देखा जाएगा, पार्लियामेंट देखेगी। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हम सीट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया बढ़ा दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये काम हुआ है, तो फ्रीज कंटिन्यू हुआ है। और कब तक के लिए हुआ है? 2026 के बाद जो अगला क्या होगा सेंसस के बाद। अब देखिए जरा, इसको भी कनेक्ट करिए, इसके भी डॉट कनेक्ट करिए। अब मुझे बताइए आप लोग, ये पढ़ना है पढ़ लीजिए। पिछला सेंसस कब हुआ? 2011 में हुआ ना। कायदे से 2021 में सेंसस होना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ। अब आ गया है 2025, अगली साल है 2026, करेक्ट। 84th अमेंडमेंट ने क्या बोला था, 2026 के बाद अगला सेंसस, बराबर। अगर ये लोग 2021 में कराते तो इन्हें 2031 में कराना पड़ता। देखिए 10 साल बाद होता है ना, लेकिन उन्होंने 2021 में कराया ही नहीं। इसका मतलब ये लोग अभी कराएंगे, 2026 के बाद ये लोग कराएंगे, 2026 में ही करा देंगे ये लोग। समझे आप? तो क्रोनोलॉजी समझिए, थोड़ा पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी समझिए। यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, 2026 में कराएंगे डिलिमिटेशन, सीट्स बढ़ाएंगे, ठीक है, समझे थोड़ा कुछ। और अगले इलेक्शन में सीट आपको बढ़ी मिलेगी, ये आप लिख के लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे लॉजिक है पूरा। चलिए, एक ही क्वेश्चन को बहुत लंबा टाइम लग गया, तो यहाँ पे चलो मैं कोई आंसर भी तो बता दूँ इतना समझाने के बाद। देखिए अब यहाँ पे, अच्छा, और डिलिमिटेशन के बारे में थोड़ा और जानना है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, एक वीडियो बनाया है मैंने। हाँ, इसका आंसर नाइदर 1 नॉर 2, ऑलरेडी आपको बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया। तो ये वाला है, एक्सप्लेनेशन भाई बता दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, पहला क्वेश्चन ही बहुत डिटेल में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, Who among the following Indian Prime Minister became resigned before facing a vote of no confidence? इनका नाम है भाई चौधरी चरण सिंह। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस ही नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही रिजाइन दे दिया। इससे पहले आपको थोड़ा सा ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। 1977 में इलेक्शन होते हैं, इमरजेंसी हटने के बाद, आपको पता है इमरजेंसी जैसे ही हटती 6 महीने में री इलेक्शन कराए जाते हैं। और आपको पता है पूरी इंडिया अगेंस्ट किसके खड़ी थी? अगेंस्ट खड़ी थी इंदिरा गांधी जी के। उस टाइम पे जेपी मूवमेंट हुआ था, जयप्रकाश जी बिहार के अपने,
उन्होंने जेपी मूवमेंट लीड किया था, जनता गवर्नमेंट बनी थी। जितने भी आप आज नए नए पुराने लीडर्स का नाम देखते हैं ना, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, अपने आडवाणी जी, ये जो लीडर्स आपको मिलेंगे ये सब उस टाइम के दिग्गज नेता थे। उस टाइम के कौन से नेता थे? उभरते हुए नेता थे, जैसे आज राहुल गांधी हैं, उस टाइम के उभरते हुए नेता थे लोग। तो निकल के आते हैं लोग अपना, जिस भी पार्टी में आप देखेंगे ना जनता, जिस भी पार्टी में आप जनता देखेंगे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जनता पार्टी से रहेगा। आरजेडी, बीजेडी, ठीक है, बीजू जनता दल, ओके, कर्नाटका के साइड पे भी एक है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को भी। तो ऐसे जितने भी जनता देखेंगे, बीजेपी का आई थिंक इनका अलग है, बीजेपी बोलती है, हमारे जनता दल से एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी जनता आपको देखिए ऑलमोस्ट सबका आपको जनता दल के साथ एसोसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। सब अलग अलग होकर उन्होंने अपना जनता वर्ड तो रखा ही रखा है सब ने, ठीक है। बीजू जनता दल, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे नहीं, समझा दूँ पहले आपको। तो देखिए, मोरारजी देसाई यहाँ पे सरकार बनती है। अब 1979 में क्या होता है कि मोरारजी देसाई की सरकार क्या है, इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, और कोलिशन गवर्नमेंट इनकी टिक नहीं पाती है। जैसे आज के टाइम पे एक अलायंस है ना जिसका नाम सुनते हैं, इंडिया अलायंस, सुनते हो ना आप लोग। और इंडिया अलायंस ऐसा अलायंस है, जब नेशनल लेवल पे ये लोग इलेक्शन करेंगे तब अलायंस में रहेंगे, और जब स्टेट लेवल पे जब स्टेट लेवल पे ये लोग अपना इलेक्शन लड़ेंगे तो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बट के करेंगे, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता। यही कहानी यहाँ पे भी थी। आज के टाइम में अगर मैं बोलूं कि अरे इंडिया अलायंस को गवर्नमेंट बनाने दो, आप खुद एग्री नहीं करेंगे, खुद सपोर्ट नहीं करेंगे आप। भले आप बोले मोदी डिक्टेटर है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे चलो वही दे दो, ऑप्शन नहीं है आपके पास। उसी तरीके से मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है क्योंकि लोगों के अंदर उतना फेथ जनरेट नहीं कर पाते वो लोग, प्रॉमिसेस बड़े बड़े करते हैं, और उसके बाद उनकी सरकार गिर जाती है। और अब जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि चौधरी चरण सिंह को बनाते हैं अगला पीएम विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की मैडम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया कुछ दिनों के अंदर, और बिना रिजाइन दिए, बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किए ही इन्होंने रिजाइन कर दिया, कि उन्हें पता है हार जाऊंगा, तो इन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया पहले ही, नो कॉन्फिडेंस मोशन तक बात ही नहीं आने दी। और इकलौते ऐसे पीएम है जिन्होंने लोकसभा ही अटेंड नहीं किया था, इनके टाइम पे नहीं हो पाया था वैसा पॉसिबल। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के पीएम बने थे ये, ओके, चौधरी चरण सिंह जी। तो ये कहानी है। उसके बाद 1979 में वापस री इलेक्शन कराया जाता है, और वापस इंदिरा गांधी मैडम आ जाती है। अब देखिए, खुद देखिए कि जिसने इमरजेंसी लगाई वापस से वो री इलेक्ट होकर आ गई। 1979 से लेकर 1984 जब तक उनके, फिर आपको पता है ब्लू ऑपरेशन होता है और उनका असैसिनेट किया जाता है। तो ये कहानी है यहाँ पे। क्यों? लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था, तो उनको उन्होंने बनाना पड़ा। चलिए, अब मोरारजी देसाई की कहानी। हाँ, मोरारजी देसाई के अंदर एक कमिटी बनी थी, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। जिन्होंने क्या रिकमेंड किया था? जिन्होंने रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल के को इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल को परमानेंट बॉडी बनाना चाहिए, इन्होंने बोला था। तो फर्स्ट एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन 1966 किसके अंडर बना है? मोरारजी देसाई जी के अंदर बना है, ठीक है। और एक और बात, मोरारजी देसाई जी पहले ऐसे पीएम हैं जो नॉन कांग्रेसी हैं। नॉन कांग्रेसी मतलब जनता दल के पीएम बने थे। इससे पहले 1977 तक, आजादी से लेकर 1977 तक जितने पीएम बने सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से बने थे। इतना कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। चलिए, वीपी सिंह ने क्या किया था? वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन मान लिए थे, और उन्होंने ओबीसी को कितना परसेंट, 27% रिजर्वेशन दे दिया था। और उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे दंगा हुआ था हमारी कंट्री में। इस लेवल पे हुआ था कि जितने भी उनके साथ, उनकी भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट के जो बाकी के अदर मेंबर से उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया था, और इनकी सरकार भी गिर गई थी। अगेन इन्होंने बड़े मार्जिन से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लूज कर दिया था। चलिए, वो काफ़ी टर्मोइल टाइम था, मतलब सही बता दो आपको 1977 से लेके आप समझिए 1991 तक का जो टाइम था, काफ़ी टर्मोइल पीरियड था, मतलब पॉलिटिकली टर्मोइल पीरियड था उस टाइम पे। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मतलब कोई गवर्नमेंट टिक नहीं पा रही थी अच्छे समय के लिए। उस टाइम पे असैसिनेशन हो गया इनका, अपने इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। तो ये काफ़ी मतलब ये टर्बुलेंट टाइम था हमारी कंट्री के लिए। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली स्टेबल, क्योंकि आप एक बात समझिए, जिस कंट्री की पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होती ना, उस कंट्री का ग्रोथ नहीं होता है। आप ये बात ना समझ लीजिए, दिमाग में भर लीजिए आप बात। आपको लगता होगा पाकिस्तान एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, बांग्लादेश एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है, और श्रीलंका भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। हमारी आप आसपास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ योर पॉलिटिक्स इज नॉट स्टेबल, योर कंट्री ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस, एज सिंपल एज दैट। इसको दिमाग में भरिए, ठीक है, और खुद रिलेट करिए उसको थोड़ा। चलिए, ज़्यादा ही ज्ञान हो गया अभी, ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया ने स्टेट ऑफ केरला है, कंसिडर एज ए लैंडमार्क। देखिए ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है 24 अप्रैल 1973, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जितने तरीके से चेंज करना उतने तरीके से चेंज करिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। और बेसिक फीचर क्या है माय लॉर्ड? बेसिक फीचर वो है जो वो टाइम टू टाइम पे बताएंगे। अब एक एग्जांपल लेके देख लें। उन्होंने बोला है कि आप आर्टिकल नंबर 368 के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिकल 368 के तहत आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं विद अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड एज वेल एज विद अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। दो तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, और एक और तरीका है सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं है। उन्होंने बोला आप चेंज करिए, 100 बार चेंज करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप क्या आप राइट टू इक्वालिटी हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इट्स अ बेसिक फीचर। क्या आप सेकुलरिज्म हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, इट्स अ बेसिक फीचर। तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन ने बोला बेसिक फीचर है क्या? बोले हम बताएंगे, हम बताएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं अपहेल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, तो एक यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। एक केबीसी का वैसे 1 करोड़ का क्वेश्चन है, आपको बताओ तो एक बार पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने वही बोला केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट। एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? हाँ भाई, फंडामेंटल राइट को बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं वो लोग, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड तो करेंगे वो लोग, तो क्या बेसिक फीचर को हाथ लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। लोगों को क्या लगता है पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट ही बेसिक फीचर है? नहीं यार, पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, ठीक है। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप। पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट, ठीक है, एनी एनी आर्टिकल, बट कैनॉट चेंज द बेसिक फीचर। और बेसिक फीचर कौन है भाई? आप बेसिक फीचर का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तभी भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ वो डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक। देखिए 13 बेंच की जजेस थी, 7:6 में इसका जजमेंट दिया गया था। Which of the following statement regarding the fundamental duties contained in the Constitution of India is correct? Fundamental duty देखिए कौन सा अमेंडमेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, ओके। इंदिरा गांधी मैडम ने बोला था भाई। चलिए, एक और कमेटी का नाम याद रखिए जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से एसोसिएटेड है, वर्मा कमेटी, 1998 वर्मा कमेटी, जिनको बोला गया था कि आप चेक करें कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज पार्लियामेंट ने उसके ऊपर लॉ बना रखा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन बताइए, तो उन्होंने बताया था, ओके। उसके बाद अगली चीज, क्या एनफोर्सिएबल है? भाई एनफोर्सिएबल नहीं है, पहली बात। रिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर तो बिल्कुल नहीं। रिट ज्यूरिसडिक्शन आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ला सकते हैं, नॉट फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज है फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट अडॉप्शन। अभी तो बताया भाई, ये अमेंडमेंट की बात लाया गया था। और कौन सा अमेंडमेंट? 42nd। कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, ठीक है। और जब भी आपको ABCDEFGH आपको दिखे, समझिए भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसको अमेंड करके डाला गया है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर क्या है? 51A, ठीक है। आगे देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी कैन बिकम ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। बिल्कुल सही। फंडामेंटल ड्यूटी ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। जैसे हमें देखने को मिलता है ना, फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स के लिए भी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉरेनर्स के लिए नहीं है। हमारी ड्यूटी हमारे लिए है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कौन कौन सा आंसर सही है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अब एक बार, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और इसमें स्टार्टिंग में जब, हाँ ये बात भी दिमाग में रखिए कि जब स्टार्टिंग में कितने थे? 10 थे। जब इन स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1976 में जब लाया गया था, तो उस टाइम 10 थे। 11th वाला कब ऐड किया गया? 11th वाला 2002 में ऐड किया गया है, ठीक है। 2002 में क्या है? 86th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, वो ऐड किया गया। और राइट टू एजुकेशन वैसे एक और जगह पे ऐड किया गया है, DPSP में भी ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन, और फंडामेंटल राइट में भी ऐड किया गया है आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हमने ऐड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द फॉरनर। देखिए, आपको याद हो या ना हो, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं कि सिर्फ इतना दिमाग में रखेंगे अगर कि कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियंस के लिए अवेलेबल है, तो भी काम हो जाएगा। जैसे पहला, आर्टिकल नंबर 15,
आर्टिकल नंबर दोनों को क्लब कर लीजिए 15-16। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19, 29 और 30, मतलब 29, 30, और एक आता है आर्टिकल नंबर 19 वाला कैसे याद रखना है? आप देखिए, जितने भी आप ना इंडिया में किसी को पूछ लो, भाई आपको फंडामेंटल राइट पता है, वो क्या बोलेगा? हाँ मेरे को पता है ना, आई हैव अ राइट टू स्पीक, आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, आई हैव डू दिस, आई हैव अ राइट टू मेक वीडियो, आई कैन स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये सब का सब 19 में आ जाता है भैया, सबका सब 19 में आ जाता है। देर आर सब्जेक्ट टू द सर्टन रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। आप फालतू में किसी को मतलब ना मॉरलिटी आप रखोगे, ऐसा नहीं कि आप किसी को गाली गलौज करने लगो पब्लिकली, वो तो अलग बात है, अभी लेटेंट चल रहा है। लेकिन आप आर्टिकल 19 के अंदर पूरी दुनिया को सिर्फ यही पता है, पूरी दुनिया को यही पता है, उनको लगता है पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट इसी में घुसा हुआ है। लेकिन तो चलिए ये बात आप आर्टिकल 19 से याद रखेंगे, ये आर्टिकल सिर्फ हमारे लिए है। इसके बाद जो आर्टिकल बनता है 12 से लेके 35 के बीच में जितने आर्टिकल है, वो सारे के सारे आर्टिकल हमारे लिए भी है और फॉरेनर के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो बता दूं यहाँ पे, राइट टू अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 16। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यहां तक कि आपको बता दूं आर्टिकल 15 में है। लेकिन एक बार ये भी पूछा है कौन कौन से ग्राउंड पे यहां पे प्रोहिबिट किया है डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इतना ही है बस। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन, ये भी आर्टिकल 19 का पार्ट, ये आर्टिकल 19 का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर, ठीक है। और जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, ये यूके का कंसेप्ट है, ये भी बता दो आपको। जो लाइन लिखी है ना, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ यूके। एंड देयर इज अ वन मोर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसका कंसेप्ट है? इट इज अ कंसेप्ट ऑफ यूएसए। अंतर है दोनों में। तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ is a UK concept and due process of law is a USA concept. But ये वाला जो due process of law is a wider concept और procedure established by law is a narrow concept. ये बता दो आपको। इसके ऊपर जब मैं फंडामेंटल राइट के ऊपर बात करूंगा ना, तो आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। वैसे इसका आंसर सी है, क्योंकि देखिए 15, 16 और 19 तो हमारे लिए सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं। अब ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 0R देखिए, 0R इज अ आर कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट, इंडियन पार्लियामेंट का कंसेप्ट है वो। और क्वेश्चन आर के जनरली बाद होता है, तो इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। वैसे जनरली वैसे क्वेश्चन आर के बाद किया जाता है, और वही चीज ली जाती है जो कि अर्जेंट इंपॉर्टेंस की है। अब पार्लियामेंट बैठ रही तो क्या पार्लियामेंट टाइम पास के लिए बैठेगी? नहीं, वह पार्लियामेंट इंपॉर्टेंस वाली चीजें ही डिस्कस करेगी। बट देन टू 0R इज अ लाइक पार्लियामेंट में तभी इनिशिएट किया जाता है जब बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, और वो चीज़ अभी तक डिस्कस नहीं हुई है उन चीज़ें। और इट्स आर इंडियन पार्लियामेंट्री डिस्कवरी। एक आपको कहीं भी पार्लियामेंट में आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। चलिए, ये पार्लियामेंट का जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, ओके। ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स बट टिपिकली इट लास्ट फॉर 30 मिनट्स टू आवर। बेसिकली वही है कि आपको इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे तभी ना, ओके। The core political democracy lies in the basic axiom of the electoral democracy which based on universal adult franchise, आर्टिकल नंबर 326। अब बताइए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि आपका जो कोर क्या है, आपकी जो डेमोक्रेसी का बेसिक कोर क्या है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, तो उसमें यही है सबसे बड़ा कोर कि आप सबको मौका दे रहे हैं आप पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन में। आपको बात बता दूं, इतनी बड़ी बड़ी आप डेवलप्ड कंट्री का नाम सुनते हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका, किसी ने भी आज़ाद होने के बाद सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था। हम हैं इकलौते, हमारी कंट्री है जिसने इसको जैसे ही आज़ाद हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारा गोल है भाई। आप यहाँ तक ये भी बता दूँ, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसमें भी लिखा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको वोट देने की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। और यही एक ऐसा प्रोविज़न था जिसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनको ड्यूटी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, उन्होंने इसके ऊपर यूनानिमसली डिसीजन लिया है। मतलब बिना सोचे, मतलब इसके ऊपर डिबेट वेट नहीं हुआ, बोला हाँ ओके डन, इसको होना ही चाहिए। यहाँ तक कि जो वल्लभ भाई पटेल का जो फंडामेंटल राइट का जो कराची सेशन हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था 1931 में, उसके अंदर भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बात की गई है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके दिमाग में बहुत पहले से था, ओके। इसको रखना ही रखना है, आर्टिकल 326 में है। हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है 1 पर्सन 1 वोट,
एंड वन वैल्यू, लेकिन जब तक बैलेट पेपर था तब तक ये चलता नहीं था, ईवीएम के बाद तो चल रहा है कंसेप्ट। ओके, बट दिस इज आवर प्रिंसिपल। ओके, बाकी राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी हुई हैं। लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हो, इसका मतलब बात करते हो कि लाइक आप इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करेंगे एंड एवरीथिंग, उसके अंदर आप क्या ध्यान रखोगे, सबको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में एज क्या थी, 21 साल थी, इसको हमने 61st अमेंडमेंट के बाद क्या किया, 18 साल किया है। ये बात आपको पता है, बताया है मैंने बहुत बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस पे, हम कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इसके ऊपर हम कभी भी किसी को बैन नहीं करेंगे। आपको पता ही है जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने क्या किया भाई, जो एलाइट लोग थे उनको उन्होंने बोला कि भाई आप वोट देने के लायक हैं। यहाँ तक कि जब पहली बार हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम अपनी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे, पूरी दुनिया शॉक हो गई। बोले इंडिया जैसी कंट्री, गरीब कंट्री, पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग हैं, ये लोग करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको मौका दिया इन्होंने वोट डालने का। तो हमारे यहाँ के लोगों ने बोला भाई हाँ, हमारे नेताओं ने बोला हाँ, ये वोट डालने के लिए ना पढ़ने लिखने की समझ नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इतने लोग काबिल हैं कि वोट डालने आ सकते हैं, उनको समझ है वोट की क्या वैल्यू होती है। और हमारे पे वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा था फर्स्ट टाइम पे 1951 में जब इलेक्शन हुए। आपको बता दो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जुडिशरी इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है भाई जुडिशरी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया आर प्रिसाइडेड बाय ओवर बाय जज, पहला स्टेटमेंट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज उसको बोलते हैं जो सिविल केसेस को डील करता है, और सेशन जज उसको बोलते हैं जो क्रिमिनल केसेस को डील करता है। ठीक है, इन द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट, देखिए मुंसिफ कोर्ट बहुत छोटा मोटा कोर्ट होता है। ठीक है, बहुत छोटा मोटा कोर्ट होता है, और उसको क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होते, वो छोटे मैटर होते हैं ना, हमारी भैंसिया खो गई बा, वो वाले मैटर हैं। ओके, इसने हमको लाठी मार दिया, वैसे मतलब जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ये बहुत और चिंदी लेवल के एग्जाम्पल हो गए, बट छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे यहाँ पे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिविल मैटर है, यहाँ पे क्रिमिनल मैटर है, ये मुंसिफ कोर्ट नहीं देखता है। पिकॉनरी, ठीक है, वो लेवल, वो वैल्यू के यहाँ पे कोर्ट वो होते हैं। तो थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर बार हमें मिल ही जाता है। इम्पीचमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, ये मिल ही जाता है। देखिए जो इम्पीचमेंट का टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड, कहाँ होगा भाई, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से कहीं भी हो सकता है। अब एक और बात, क्या यहाँ पे दोनों हाउस के नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर पार्ट लेंगे? यस, यहाँ के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्ट लेते हैं। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्ट लेंगे? नहीं लेंगे। क्या इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग है? अरे भाई ज्वाइंट सिटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं, आर्टिकल 108 का कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पे, लोकसभा वालों ने हटाइए। तो यहाँ पे आर्टिकल 61 में लिखा है प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट, और ग्राउंड क्या है उनका, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल रिलेट करना चाहता हूं कि क्या होता है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 74 क्या है, आर्टिकल 74 में बोला जाता है एड एंड एडवाइस की बात की जाती है, बराबर। प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, बराबर। चलिए, अब 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, ऐसी लाइन लिख दी कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार उसको रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। मतलब एडवाइस प्रेसिडेंट को मिली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने बोले नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, एक बार इसको थोड़ा सोचो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला ठीक है सोचते हैं अपन लोग, उन्होंने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट को, बोले कोई सोचा वोचा नहीं, भेजो रे, भेज दिया। प्रेसिडेंट क्या साइन करेंगे? हाँ, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लिखा है कि आप सिर्फ एक ही बार भेज सकते हैं, एक ही बार आप रिटर्न कर सकते हैं, दूसरी बार आपको मानना पड़ेगा, बराबर। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट वाला नहीं मानूंगा, तो आप किसको वॉयलेट कर रहे हैं भैया? आप आर्टिकल 74 का कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट कर रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, और आप बोल रहे हैं नहीं मानूंगा। कैसे नहीं मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो आप वॉयलेट कर रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन को, समझे कि नहीं समझे? तो आर्टिकल 61 इन्वोक हो जाएगा। इसका मतलब हम आपका इंपीचमेंट चालू कर सकते हैं अभी। अब इससे एक चीज समझ में आई आपको, प्रेसिडेंट किसके इशारों पे काम करता है? पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बात खत्म, समझे? अब एक और बात, जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो लोकसभा राज्यसभा से कहीं भी चालू हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, कम से कम 50 लोगों का उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। इनिशिएट करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस सेशन को जब जिसमें इंपीचमेंट होगा उसको अटेंड कर सकता है। दैट इज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 61 इटसेल्फ। ठीक है, चलिए। और उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा दोनों सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ये पूरा मैंने इंपीचमेंट पढ़ा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है। फॉर्मल और प्रोसीजरल डेमोक्रेसी डज नॉट मीन एनी गारंटी। देखिए जो हमारा फॉर्मल डेमोक्रेसी है, जो हम खुद अपनी फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट की बात करता है, बिल्कुल, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग। रूल ऑफ लॉ की बात करता है, बिल्कुल, लॉ सबके लिए बराबर है, ओके। लेकिन क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट अब्सेंस की बात तो नहीं करता किसी तरीके से। ये काफ़ी फॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा है, हम सबके लिए समान है एंड एवरीथिंग, इक्वल राइट्स एंड एवरीथिंग, ये सब की बातें कर रहा है। क्या हम इसको पूरी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कहीं बातें नहीं कर रहा है? हम आज तक वी आर फॉलोइंग दिस डेमोक्रेसी, बट क्या हमारी कंट्री पूरी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से मतलब ऊपर उठ चुकी है क्या? अरे नहीं भाई, हमारी कंट्री अभी भी डीप रूटेड है इसके अंदर। तो यहाँ पे दिस इज द डी आंसर, D1 इज अ मोर अप्रोप्रिएट। ये लॉजिक के बेस पे भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए, ओके। Formal or procedural democracy refer to the democratic system that focuses mainly on the electoral processes and mechanism of election, such as holding periodic election and allowing people to vote। वही है जो बताया अभी। It does not necessarily ensure removal of social inequality, caste-based discrimination और deeper substantive justice। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A registered voter in India can contest an election to the Lok Sabha from any constituency in India। एग्जाम्पल हमारे मोदी जी। आपको पता है मोदी जी ने कहाँ से लड़ा इलेक्शन? बनारस से। क्या बनारस के हैं वो तो गुजरात के हैं, लेकिन वो इंडिया के एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो उसका मतलब वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने लड़ा था वायनाड से। वायनाड के हैं क्या वो? उनका तो भाई हब बरेली है। वैसे तो इटली से भी लड़ सकते हैं वो, लेकिन इटली से थोड़ी लड़ेंगे, इटली हमारा थोड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि एक रजिस्टर्ड वोटर आपको होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट सही है। एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और मोर, ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन। यस, करेक्ट। लालू जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, करेक्ट। सेक्शन 8 में दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि भाई अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा आपको सजा हुई है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करता है, हु इज रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा का, ठीक है। लोकसभा के लिए एज 25 साल होती है, राज्यसभा के लिए एज कितनी होती है? 30 साल होती है, पंचायत के लिए एज 21 साल होती है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, मेयर बनने के लिए 21 साल। मेयर कौन होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है, बात खत्म, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज का होता है चेयरमैन, उसको मेयर बोलते हैं। तो आपको ऐसा ना लगे मेयर बनने के लिए 21 साल, अर्बन लोकल बॉडी मतलब 21 साल, और अपनी पंचायत उसके लिए भी 21 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पावर, देखिए भाई क्लास 10th का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पावर शेयरिंग क्यों करते हैं बताइए? डिसेंट्रलाइजेशन, पावर शेयरिंग क्यों होती है? लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, बराबर। अभी आपको कोई समस्या होगी, आपको लेट्स से आपको घर में आपका पानी नहीं आ रहा, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है एंड सो ऑन, आपकी दुनिया भर के एक बेसिक प्रॉब्लम होते हैं। आप डायरेक्टली मोदी जी को फ़ोन लगाएंगे? नहीं ना, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाएंगे, आप अपने लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ओके। अब लोकल गवर्नमेंट के पास क्यों जा पा रहे? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, लोकल गवर्नमेंट को उस लेवल की पावर दी गई है एज पर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे मैं देवलाली कैंटोनमेंट में रहता हूँ, तो देवलाली कैंटोनमेंट जो भी प्रॉब्लम होता है तो मैं देवलाली कैंटोनमेंट के पास जाता हूँ। कैंटोनमेंट अगेन इट्स अ लोकल बॉडी, ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, बट इट्स अ लोकल बॉडी, जो मेरी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करते हैं, करेक्ट। अब मैं डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट मुंबई नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पे रोड खराब हो जाते हैं, डायरेक्टली कंप्लेन कर दो आप, रोड ठीक हो जाता है। तो क्या है? दिस इज माई पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट मेकिंग। इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है, फोन लगा दो, अरे नहीं आया, हाँ ठीक है आ रहा है भाई, आ रहा है, क्या है? दिस इज अ लोकल पार्टिसिपेशन, ये है, ठीक है। डिक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आखिरकार लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और लोगों की वॉइस हर्ड की जाएगी तो आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाएगा। आर्बिट्री मतलब बिना किसी से सुने अपना डिसीजन लेना, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट कम कर देगा। तो दिस ऑल द 3 आंसर आप पढ़ के देखेंगे, आपको सही लगेगा, पूरा उत्तर सही लगेगा, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इन इंडिया
Constitutional remedy under Article 32 is available only in the case of fundamental right, not in the case of right that follow from the some other provision in the Constitution. देखिए आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट राइट टू रेमेडी है और इसके अंदर रिट जुरिस्डिक्शन है. कौन से रिट है? हिबस कर्पस, मैंडमस, प्रोबिशरी, शिरोशरी और क्यू वारंट. ये 5 हमारे रिट हैं जो कि आर्टिकल 32 में आते हैं और इसको आप इन्वोक कब कर सकते हैं? जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा. ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट वायलेट होगा आर्टिकल 32. लेकिन आर्टिकल 226 किसको है? हाईकोर्ट को है. तो हाईकोर्ट में आप अपने फंडामेंटल राइट के लिए भी जा सकते हैं एंड अपने लीगल राइट के लिए भी आप जा सकते हैं. दोनों के लिए जा सकते हैं आप. समझे आप? तो इसीलिए हाईकोर्ट को ज़्यादा पावर है. हाईकोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ज़्यादा बड़ा है. वैसे पहला स्टेटमेंट सही है भैया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 की बात हो रही है. ठीक है, आर्टिकल 32 जब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो सिर्फ किस लिए खटखटाएंगे? अपने फंडामेंटल राइट को इन्वोक करने के लिए, ना कि लीगल राइट के लिए. अगर आपको लीगल राइट के लिए रिट इशू करना है तो आप जाइए कहाँ पे? आप जाइए हाई कोर्ट में. ठीक है, तो बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ हिबस कर्पस ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. नहीं, हाई कोर्ट के पास लीगल राइट के लिए भी आप इशू करा सकते हैं. इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है. पहला वाला सही है. चलिए, और आर्टिकल भी दिमाग में रखो यार, पूछा जाता है. ठीक है, चलो ये पढ़ लेना यार आप लोग. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिस्ट्रिक्टेड. आर्टिकल नंबर 19 की बात हो रही है यहाँ पे. आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1. ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है. क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है? क्या क्या सब्जेक्ट टू द वो है ना दिस कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं. इन चीज़ों के बेसिस पे आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी. सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हर्ट करेंगे तो बिल्कुल भाई ऐसा कोई बकवास करेंगे जिससे भाई आपकी सॉवरेनिटी हर्ट होती है, बिल्कुल किया जा सकता है. आपके ऊपर रोक लगाई जा सकती है. ठीक है, आप ऐसा कुछ बोलें जिससे हमारे फ्रेंडली कंट्री के रिलेशन, जैसे अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाए. जैसे आप कभी कभी देखते हैं ना हमारे अपोजिशन वाले फालतू बकवास कर देते हैं, तो भाई गवर्नमेंट अपना क्लेरिफिकेशन देती है. समझ रहे हैं आप? तो इस लेवल का तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला पार्ट भी है. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज नहीं है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल वो भी है. 3 यहाँ पे. यहाँ तक कि पब्लिक वो भी है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, इसका भी ध्यान रखा जाता है. ऐसा कुछ ना बोलिए जिससे ना हमारी कंट्री में भाई कम्युनल वायलेंस हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जाता है. आप किसी को डिफेम ना करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. क्योंकि आप किसी को माइक पे खड़े होकर गाली गलौज करने लगो और तो आपके ऊपर डिफेमेशन केस डाल देगा वो फालतू का. उसको डिफेम करोगे तो बिना मतलब का. तो ये है हमारे दिस आर द सब्जेक्ट जिसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हैं. तो हम बोलते हैं ना कि फंडामेंटल राइट्स आर रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हम बोलते हैं हमारे राइट्स हैं, हम बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में. क्या बोलते हैं उसको? लिमिट में. तो यहाँ पे वही बात हो रही है. लिमिट कौन कौन से लगाए गए हैं? ये सारे लिमिट्स हैं. ठीक है, ये सारे लिमिट्स हैं. चलिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज नहीं है सच कुछ, तो 4th वाला नहीं होगा, 1 2 3 होगा. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की बात हो रही है. वैसे 6 राइट्स आते हैं आर्टिकल नंबर 19 के अंदर. पहला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली, ठीक है, विदाउट आर्म्स. तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. हम बोलते हैं ना मैं ग्रुप में खड़ा हो सकता हूँ एंड ऑल. ओके, इवन आर्टिकल 19 में लिखा हुआ राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ओके, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी लिखा हुआ है. हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक लास्ट वाले में किया था, कि नागालैंड में जाके रह सकता हूँ क्या? नागालैंड के कोई स्पेसिफिक एरिया है? नहीं भाई, कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड है नागालैंड में, अब नहीं रह सकते. कुछ एरिया अंडमान निकोबार में रिस्ट्रिक्टेड, आप वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. वो ट्राइबल लोगों का एरिया है, उनके लिए प्रोटेक्टेड है, वो आप वहाँ पे नहीं घुस सकते हैं. ठीक है, तो जो राइट टू रिसाइड एंड सेटल वाला स्टेटमेंट है, वहाँ पे वो स्टेटमेंट आ जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का. चलिए आगे देखते हैं. होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, आपको समझ में आ रहा होगा. पढ़िए इस पर जरा, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम. इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटरस्टेट काउंसिल इज आर करेक्ट? इंटरस्टेट काउंसिल के रिकमेंडेशन, वैसे देखो इंटरस्टेट काउंसिल का रिकमेंडेशन आपको बताया था मैंने. फर्स्ट ARC किसने लाया था? मोरारजी देसाई. उन्होंने भी बोला है 1966 में. इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में किसने बोला है? सरकारिया कमीशन ने भी बोला है. 1988 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर. लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको माना है, इसीलिए हम फर्स्ट ARC वाले को नहीं मानते हैं. मतलब हम बोलते हैं कि सरकारिया कमीशन के बाद इसको लाया गया है. अंडर आर्टिकल नंबर 263 प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल सेटअप कर सकता है. इट इस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस करेक्ट, आर्टिकल 263. काउंसिल इज रिकमेंडेटरी इन नेचर. हाँ भाई,
इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो सिर्फ एडवाइजरी होता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि माने कि नहीं माने। तो पहला दूसरा सही है। देयर इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं, एचएम के अंदर, होम मिनिस्टर के अंदर होता है ऑफ इंडिया, टू प्रोसेस मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। तो ये वाला थर्ड वाला गलत हो गया, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। अब सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आपको, इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, अदरवाइज इसमें इतना ज़्यादा नहीं जाना है अभी, ठीक है। अदरवाइज जाने लगेंगे तो मैं अलग से इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा दूंगा, फिर वीडियो पूरा 1.5 घंटे का हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्रोटम स्पीकर, इससे पहले भी आ चुका प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर का पर्पज होता है कि उसको बनाया, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और जनरली कन्वेंशन है कि उसको बनाते हैं जो सीनियर मोस्ट मेंबर है। क्या ऑपोजिशन का भी हो सकता है? हाँ भाई, कोई भी हो सकता है। सीनियर मोस्ट थोड़ा कोशिश करते हैं भाई आपको इज्जत दे रहे, बैठिए, ठीक है। प्रेसिडेंट बनाता है उसको, और पर्पज ये होता है कि जब तक इसका इलेक्शन नहीं होता, स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप बने रहिए। जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाएगा, आप हट जाइए, आप एज ए एमपी काम करिए, आपका कहानी खत्म। तो प्रोटम स्पीकर इज ए टेम्पररी पोस्ट, टेम्पररी। पर्पज ये है कि जब तक स्पीकर नहीं आता तब तक वो इलेक्टेड, तब तक उस पोजीशन पे रहेंगे वो। स्वेरिंग इन सेरेमनी भी करवाते हैं वो लोग। स्वेरिंग इन द मेंबर ऑफ द हाउस एंड होल्ड द चार्ज टिल द रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ लें। कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर, भाई इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर ने डिप्टी स्पीकर को चार्ज मिलता है, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर भी ना रहे तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 चेयरपर्सन, 10 चेयरपर्सन होते हैं वहां पे, 10 लोग चेयरपर्सन, नॉमिनेटेड चेयरपर्सन है जो स्पीकर ने खुद बना रखा है उनको। उनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट बोलता है कि आप एज अ टेम्पररी स्पीकर बनिए, जब तक कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों में से कोई एक आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन के लिए जो भी है। टू चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबर, कोई मतलब ही नहीं है। गिव हिज असेंट टू द बिल पास बाय द हाउस, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल है? नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड हो। देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब ये होता है कि वो जुरिस्डिक्शन जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। दैट जुरिस्डिक्शन इज कॉल्ड एज दिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे कि डिस्प्यूट हो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, 2 स्टेट के बीच में, एक स्टेट और सेंटर के बीच में, 2 स्टेट या सेंटर के बीच में, ठीक है। तो वैसे जब मैटर होते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओके। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट विच वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रीटी एंड एग्रीमेंट साइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल नंबर 131 है, एक बार चेक करेंगे। आर्टिकल नंबर 131, दैट्स टॉक अबाउट द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओके, यस करेक्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिफाइंड अंडर आर्टिकल 133, 131, क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड है या 1 और मोर स्टेट अदर साइड है, मतलब कोई डिस्प्यूट आ गया इनके बीच में, या बिटवीन 2 और मोर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है। अब बोलोगे यहाँ तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं ना। अरे भाई, अगर यहाँ पे अगर इशू आ गया कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, बेलगाम का इशू है, बताया ना, बेलगाम इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कर्नाटका बोलता हमारा है, महाराष्ट्र बोलता हमारा है, वहाँ के लोग मराठी भी बोलते हैं, वहाँ के लोग कन्नड़ भी बोलते हैं, ओके। तो कहानी ऐसी है। और वो हाई कोर्ट थोड़ी डील करेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट और इधर का कर्नाटका हाई कोर्ट थोड़ी डील करेगा, वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वही बोलते हैं भाई, इसका एक आप कंसेंट के बेसिस पे आप अपने डिसीजन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल बात सही है। दैट इंप्लाइज दैट MP and MLA ऑफ डिफरेंट स्टेट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ वोट। देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बहुत क्लियर कट, MLAs के वोट होते हैं डिफरेंट, MLAs के वोट होते हैं डिफरेंट, लेकिन MPs के वोट होते हैं इक्वल। ये लिख लीजिए कहीं पे, MLA के वोट होते हैं डिफरेंट, MP के वोट होते हैं इक्वल। फॉर्मूला देखते हैं जरा, ये देखिए, ये फॉर्मूला है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा इसके लिए, देखिए वहीं से उठाया मैंने। MLA का एक कोड देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ MLA। अब यूपी के पॉपुलेशन लिखिए और यूपी के यहाँ पे MLA लिखिए, ठीक है, 400 कुछ प्लस MLA हैं यहाँ पे, अपॉन 1000 करिए। सेम गोज भी तो गोवा के पॉपुलेशन लिखिए, गोवा के MLA लिखिए, अपॉन 1000 करिए। आपको कभी इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये है यहाँ पे एक MLA का वोट। लेकिन MP का वोट देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोट असाइन टू द MLA, जितने भी MLA हैं उन सबका वोट यहाँ पे रखा जाएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ MPs। तो MP का वोट यहाँ पे इक्वल हो गया ना, लेकिन MLA का वोट यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कुछ
कुछ दिन पहले नहीं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 2021-22 में एमपी और एमएलएस के वोट के ऊपर, ठीक है। और एक और बात, ये देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब आप बोलेंगे कि भाई जो है जो स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके पास वोट ज़्यादा होगा, बोल सकते हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर भाई वो फेयर कैलकुलेशन वही करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इनकी वोट्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है, ठीक है। चलिए, एमएलएस का नहीं होते लेकिन एमपी के सेम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बॉर्डर स्टेट, हाँ भाई जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हार्श टेरेन जैसे कि JNK, अपना हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्रीज। लो लिटरेसी रेट तो नहीं है भाई, बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया, बिहार अभी तक रो रहा है, बता दूं आपको मैं। नीतीश बाबू बोल रहे थे कि हमको स्पेशल कैटेगरी मिल जाती, तो नहीं, स्पेशल कैटेगरी नहीं दिया, आपके लिए हम पैकेज दे देते हैं। सुना होगा आपने जो बजट की बात हुई थी तो उसके अंदर कुछ स्पेशल पैकेज आपके लिए मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए हम ये नहीं देंगे। तो लोअर लिटरेसी रेट इज नॉट द दिस फैक्टर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, तो यहाँ पे ABD इज द राइट आंसर। सॉरी, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी आपको चाहिए तो ABD इज द लाइक ना थिंग्स टू फॉलो, लेकिन लो लिटरेसी रेट यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का पार्ट बनने के लिए, ठीक है। अदरवाइज बिहार को मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है? हिली और डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन होनी चाहिए आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। कहीं भी लिटरेसी रेट की बात की गई है? नहीं की गई है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, प्लस सिक्किम इसका पार्ट है, प्लस हिमाचल प्रदेश इसका पार्ट है, JNK इसका पार्ट है, तो ये स्टेट्स इसके पार्ट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं ना जो स्कीम आती है, आपने दो टाइप की स्कीम सुनी होगी, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपने सुनी है ना कुछ तो भी, ओके, सॉरी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसके अंदर 60-40 होता है। लेकिन जब ये 10 स्टेट की बात आती है तो यहाँ पे 90-10 होता है। 90-10 का मतलब होता है कि 90% जो उसका एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा और 10% जो एक्सपेंस है वो ये स्टेट देखेंगे। लेकिन बाकी के लिए क्या होता है? 60-40, मतलब 60 जो सेंटर देखेगा और 40 देखेगा स्टेट, ये होता है। ये डिफरेंस आ जाता है जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आपको मिल जाता है तब। चलिए, ओके, ये सारे स्टेट्स की बात यहाँ पे की गई। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग अ रिपब्लिकन स्टेट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन which whose head is the British monarch। बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस मेंबरशिप डज नॉट, बिकॉज सही बताएं एक तरह से एक फॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप है, हम उसका मेंबर बने हुए हैं, उसका हमारे रिपब्लिक होने मतलब ये नहीं है कि भाई लांछन आता हमारे पर कुछ, हम हमारी सॉवरेनिटी हर्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई वी आर द मेंबर ऑफ दिस। लेकिन आपको बता दो म्यांमार उसका मेंबर नहीं है, बिकॉज म्यांमार का ऐसा मानना है कि हम पूरी तरीके से जो हमारी ये कॉलोनियल विरासत है उसको हटा देना चाहते हैं, उससे मुक्त हो जाना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर म्यांमार पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। हम लोग उसका पार्ट, मतलब ऐसा ना, हम भी एक तरह से वो हैं कि ठीक है चलो काइंड ऑफ थिंग। तो उसका मेंबरशिप बनने की वजह से हमारे कोई ये अफेक्ट नहीं होती, सॉवरेनिटी अफेक्ट नहीं होती, जस्ट अ बेटर कनेक्शन के लिए हम उसका मेंबर बने हुए हैं, ओके। और उनका हेड एक तरह से इनफॉर्मल हेड है, अपना ब्रिटिश मोनार्क है, लेकिन काम तो हमारा ही है पूरा सब कुछ, उसको हम मानते कौन है। चलिए, ओके, just a kind of networking you can say। अगला क्वेश्चन, the tenure of every पंचायत shall be for the 5 year from the date of the office first meeting, जब ऑफिस में आ गए पहली मीटिंग होगी वहां से चालू किया जाता है। और इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, पंचायती राज के ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए मैं, ओके। आर्टिकल 243 क्या बोलता है? द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इज फॉर 5 year फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि समझ लिए आज 2025 है और 2025 से लेके एक पर्टिकुलर आपके गांव में एक पंचायत बनती है 2030 तक, आपको ये होगा ना, 5 साल हो गए ना। लेकिन क्या हो गया कि 2027 में वो पंचायत डिसॉल्व हो गई। पंचायत क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। अगली पंचायत चूज़ की जाएगी 2027 में चूज़ की जाएगी, बिकॉज 6 महीने का ज़्यादा मैक्सिमम टाइम होता है, 6 महीने के अंदर आपको करना पड़ता है। तो 2027 से लेके वो 2030 तक ही चलेगी, रिमेनिंग पीरियड के लिए चलेगी, या 2027 से लेकर 2032 तक चलेगी, मतलब आगे का नेक्स्ट 5 year तो नहीं, और 32 तक नहीं चलेगी, वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहेगी। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जो अगर एक पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, अगली पंचायत सेटअप होती है विद इन दैट पीरियड, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए होती है, ना कि वो पूरे अगले नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं होती है। वो ये सिर्फ पंचायत के केस में और म्यूनसिपैलिटी के केस में ही हमें देखने को मिलता है।
चलिए, और 5 साल का ड्यूरेशन होता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब आज का नीति आयोग भाई, आज का नीति आयोग। ठीक है, अब देखिए सारे स्टेटमेंट पढ़िए। इट्स एडवाइजरी बॉडी, मेक रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट। कैबिनेट मतलब ऑल्दो ये एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना हुआ है, ऑफकोर्स ये बात है, कैबिनेट को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, मोदी जी को होगा और मोदी जी की कैबिनेट को होगा। बिल्कुल एडवाइजरी है, रिकमेंडेशन दे सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज। बिल्कुल, प्लान नीति आयोग प्लान बनाता है भाई। ओके, हम पहले हमारा प्लान था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, ऊपर से नीचे, अब हम बोलते नहीं नीचे से ऊपर आएंगे। नीति आयोग का तो आइडिया है, नीचे से जो भी मतलब ऑफकोर्स ग्राम लेवल पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है, वो आइडियाज हमें ऊपर तक लाने हैं। तो बिल्कुल फॉर्मुलेशन प्लान करता है, देखता है कि भाई किस तरह से उसको इफेक्टिव इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट इंडिकेट द फैक्टर विच टेंड्स टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है ना, एग्जीक्यूशन के लिए तो गवर्नमेंट खुद है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो वर्ड आ गया उसी ने सीधा ये पूरा मामला खराब कर दिया यहाँ पे, क्योंकि एग्जीक्यूशन का कोई लेन देन नहीं है प्लानिंग से। प्लानिंग कमीशन इज अ रिकमेंडेशन, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल क्या था, रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो बी इज द नॉट ट्रू स्टेटमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, एडवाइजरी रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड रिपन प्लान फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज आर करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट शुड बी द मैक्सिमम एरिया सर्व बाय द कमिटी ऑफ द लोकल बोर्ड। बिल्कुल सही। द लोकल बोर्ड शुड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर एंड बी प्रिसाइडेड ओवर एन ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल मेंबर्स, अनऑफिशियल मेंबर एज अ चेयरमैन। ठीक है, ये जब रिपन के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टेटमेंट 1 सही है। और यहाँ पे एक और बात कि हम लॉर्ड रिपन को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन की कुछ और 1-2 बातें याद कर लें। इल्बर्ट बिल उनके टाइम पे आया था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ओके, बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, बाय द मिशन, अपने जो यूरोपियन थे उनके द्वारा। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी है उनके साथ एसोसिएटेड। साथ ही साथ उन्होंने प्रेस एक्ट जो 1978 का जो लिटन ने लाया था उसको उन्होंने रिपील किया था। इसलिए क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडियंस इनको थोड़ा मान भी लेते हैं। चलिए ठीक है, कुछ अच्छा खासा काम किया था। ओके, तो ये चीज़ें हैं रिपन के बारे में। तो ये था आज का, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये सीरीज़ आप चाहते हैं कंटिन्यू करें तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए। मैं कंटिन्यू करूँगा और वीडियोज़ लाऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।